नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने जनजाति इलाकों के जर्जर छात्रावास, आश्रम तथा स्कूल भवन की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में छात्रावास का निर्माण करने, बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में रेप के बाद हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने घटना को निर्भया कांड द्वितीय बताते हुए 14 जुलाई को राजभवन मार्च का ऐलान किया है। वहीं भाजपा के राजभवन मार्च पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि आंदोलन करना विपक्ष का धर्म है, वे अपना धर्म निभा रहे हैं। 14 को आंदोलन नहीं है। 14 को एक्चुअल में जिस प्रकार से अकलतरा में विभत्स घटना हुई है, इसको हम लोग निर्भया सेकंड कह सकते हैं कि उनके घर में जाकर के घुस के महिला के, मतलब इतनी बड़ी हिम्मत, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि घर में जाकर के घुसना, उनके साथ जबरदस्ती करना, मना करने पर महिला के उनके सीने पे चढ़ जाना, पसली तोड़ देना और उसके बाद जो घटना हुई उसके बाद राड डाल देना, मतलब ये विभत्स घटना कह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो इस प्रकार की घटना हुई है तो घटना बड़ी बात नहीं, मानसिकता उसका देखिए, उसका हिम्मत देखिए, उसके साहस देखिए कि बस्ती के बीच में और इस प्रकार की घटना को अंजाम देना निश्चित रूप से एक विकृति, और छत्तीसगढ़ की जो इस दिशा में जा रही है उसका मुख्य कारण है नशा। आज नशे के कारण में घटनाएं घट रही है। ये भी मुख्य रूप से इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जो एक प्रकार से ये जो बिगड़ैल और जिसके थाने में उसका ये सब रिकॉर्ड, लेकिन पुलिस उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए पहले नहीं करने के कारण में मनोबल बढ़ा और उसके कारण घटना घटी है। इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश क्षुब्ध है। वहां कल बड़ी ये हुई है प्रदर्शन, और 14 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी को इस संदर्भ में अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस घटना को लेकर के प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, निश्चित रूप से अकलतरा की घटना बेहद निंदनीय घटना है। लेकिन गृह विभाग और पुलिस प्रशासन उसके लिए सजग है। और जहाँ तक अपराधों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जो अपराधों की संख्या थी, मैं उससे तुलना नहीं करना चाहता। उसके बावजूद भी अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें नियंत्रण पाने में विभाग सफल रहा है। बावजूद इसके भी अब प्रतिपक्ष है, अपना धर्म वो लोग निभा रहे हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आतंकवादियों से भाजपा के क्या रिश्ते हैं। उदयपुर की घटना के जो 2 आरोपी हैं, उनकी तस्वीर भाजपा नेताओं के साथ है, जिसमें वे सदस्यता लेते दिख रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह बात इस मंच पर आसीन प्रत्येक नेता को मालूम। कम से कम कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर कभी राजनीति नहीं होने देगी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखे, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि आप लोगों के माध्यम से
कुछ तथ्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने हम प्रस्तुत करें। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अब फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास में वे शहीद वीर नारायण सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह और राजा गुरु बालक दास काफी अच्छे मित्र थे। आजादी की लड़ाई के दौरान सन 1857 में वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी और इसके लगभग 3 साल बाद गुरु बालक दास की भी हत्या कर दी गई थी। इस फिल्म में 1820 से लेकर 1860 के बीच की कहानी को दिखाया जाएगा। नारायणपुर जिले के जमहारी कुकाडाझोर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की बात लिखी है। पुलिस ने बैनर पोस्टर जब्त कर सर्चिंग तेज कर दी है। नेलनार एरिया कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली है। मनाने के लिए बस अवगत कर रहे हैं ना। क्या तारीख तक मनाएंगे? 28 से। अमरनाथ में फंसे प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इनमें नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन के रेजिडेंट कमिश्नर गणेश मिश्रा का मोबाइल नंबर 9997 06 0999 और छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर 011 461 56 000 है। आपदा में फंसे तीर्थयात्री या उनके परिजन इन नंबरों में संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद हड़ताल करने जा रहा है। 2 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की रणनीति बनाने के लिए आज संभाग स्तरीय बैठक रायपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने की। वहीं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार हर वर्ग को ठगने का काम कर रही है। उनतीस जून को छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश आंदोलन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर किया गया था। वो आंदोलन 100% नहीं 102% सफल रहा, क्योंकि 100% सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत थे। नगर निगम और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी आंदोलन में थे। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का पुष्पहार और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया और छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक एक ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें 9 दिन तक समस्त शाला, समस्त संस्थान, समस्त कार्यालय बंद रहेंगे और ये केवल और केवल केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भेदभाव की नीति, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों के मांगों की उपेक्षा करने के कारण ऐतिहासिक आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला आंदोलन होगा और उसकी तैयारी के लिए आज ये बैठक संभाग स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें समस्त प्रतिनिधि लोग उपस्थित होकर के आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्री मांग, हम चाहते हैं कि सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता स्वीकृत करे और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर हम लोग तृतीय चरण में पूरे प्रदेश भर में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सभी शासकीय, अर्धशासकीय, सभी शासकीय कार्यालय हो चाहे अर्धशासकीय कार्यालय हो, हम लोग बंद कराने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर शीघ्र जो है निर्णय लें। देखिए, लगातार वो लोग डीए की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार का 34% और राज्य सरकार 17%। कई मामलों में ये केंद्र सरकार की बात करते हैं कि हम उससे अच्छा कर रहे हैं, उससे अच्छा चला रहे हैं, लेकिन 20% डीए तक अभी नहीं पहुंची है छत्तीसगढ़ में। अधिकारी कर्मचारी सभी परेशान हैं। इन्होंने सभी को धोखा देने का काम किया है। 3.5 साल का समय हो गया सरकार के और 3.5 साल के बाद में सब्र की सीमा टूटती जा रही है और इसलिए
उसमें लगातार अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को लेकर के वो कलमबंद की बात करें या कर्मचारी जो लोग धरना और प्रदर्शन की बात करें या अनियमित कर्मचारी अपने मांगों को रेगुलर करने की बात करें, जो जायज़ मांगे हैं हम लोग उनका समर्थन भी करते हैं। और जो घोषणा इन्होंने किया, आज समय आ गया है वादा निभाने का, लेकिन वादा निभाने के बजाय सरकार वादा खिलाफी कर रही है। और मुझे लगता है ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसको इन्होंने छलने का काम नहीं किया है, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या अनियमित जो संविदा कर्मचारी हो, सबको छलने का काम किया है। तो स्वाभाविक है कि अपने मांगों को लेकर के लोग जाएंगे। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा व तहसील कोटा बेलगहना का निरीक्षण किया। उन्होंने नजुल शाखा, स्ट्रांग रूम, अभिलेख शाखा सहित लोक सेवा केंद्र का जायजा लिया और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने बेलगहना तहसील सहित गौठान का निरीक्षण भी किया। जिले में चार्ज लिया है तो सबसे दूरस्थ जो हमारा तहसील है, सब तहसील है बेलगहना कोटा, उसको देखने के लिए निकला हूँ। क्षेत्र में गोठान कैसे चल रहे हैं उनको देखने के लिए निकला हूँ, समझने के एंगल से निकला हूँ रादर देन किसी भी रोक टोक या कमी पेशी के एंगल से। तो इसी अंतर्गत आज आया था। मैं चेक करूँगा, यदि ऐसा है तो जल्दी गोठान का निर्माण कराया जाएगा। समस्त नगर पंचायत में SLRM सेंटर होना चाहिए जिसके अंतर्गत कचरा प्रोसेस होता है, गीला कचरा, हुआ कचरा अलग होता है और उसको प्रोसेस भी किया जाता है। पता करूंगा कोटा में क्या स्थिति है। रायगढ़ जिले के स्पंज आयरन एसोसिएशन ने एक बार फिर जिंदल कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के सदस्य और प्लांट के मजदूरों ने पूंजी पथरा सड़क को जाम करते हुए धरना दिया। इस दौरान टेंट लगाने की बात को लेकर जिंदल के गार्ड और एसोसिएशन के बीच जमकर तकरार भी हुई। एसोसिएशन ने जिंदल कंपनी पर करार तोड़ने का आरोप लगाया है। धरना एक ही है, हमें पावर नहीं मिल रही है क्योंकि हम पिछले मार्च से हमारे प्लांट बंद चल रहे हैं। हम बार बार जिंदल प्रशासन से भी मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद मान लो जो लीगल अथॉरिटीज़ है जो पावर दिलाने के लिए मतलब कमीशन, वहाँ जा चुके हैं, उन्होंने परमिशन दे दिया, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। फिर एप्टल में गए, उनका परमिशन भी हमारे फेवर में आया कि इनको पावर दिया जाए, तब भी नहीं दे रहे हैं। वो हर कार्रवाई को एक अगले कोर्ट में पहुंचा देते हैं। फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में भी परमिशन मिला कि नहीं इनको पावर दिया जाए तुरंत, तब भी नहीं दे रहे हैं। हर बार कोई ना कोई तरीके से वो पावर नहीं देने की कर रहे हैं। आज हम शांतिपूर्वक, लास्ट में हमारे पास ये हो गया कि लेबर भी हमें तंग करने लगे, भाऊजी ऐसे कितने दिन बैठ के रहेंगे हम लोग, हमारी तनख्वाह पूरी नहीं हो रही है। हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए आज प्लानिंग किए तो उसमें भी बाधा डाल रहे हैं। वो टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं, लेबरों को बैठने की सुविधा नहीं हो रही ताकि लेबरों को बैठ के वो टेंट धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी नहीं करने दे रहे। वहाँ पे ऐसे कर रहा है जैसे ये मान लो ज़मीन हमने इनसे लीज पे लेके के जैसे रोड इनका हो गया हो। ये रोड पे टेंट भी नहीं लगाने दे रहे हैं। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी और क्या करें। कुछ लोगों पिछले 5 मार्च से लगभग 4 महीने से जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग सारे प्लांट बर्बाद होने की कगार पे है। इस विषय में बीच बीच में कई कड़ियों के रूप से हम जनता को, मीडिया को और प्रशासन को जागृत करने की कोशिश भी करते रहे हैं। जैसे मौन जुलूस निकालना, अपने तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने तरफ से प्रशासन को लेटर देना, कोर्ट की भी प्रक्रिया में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसके बावजूद भी हर किस्म की आदेश को अवहेलना करते हुए जिंदल अपनी खुली चुनौती हमको दे रहा है और 10,000 श्रमिक कम से कम यहाँ जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में काम कर रहे हैं। वो बर्बादी की कगार पे हैं। कई प्लांट हमारे बर्बादी की कगार पे हैं, सारे प्लांट NCLT की कगार पे हैं। शायद 1-2 प्लांट तो मुझे आज मालूम चला कि नोटिस भी आ गई है और NCLT में चले भी गए हैं। इस तरह से लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज है बैंकों का वो कैसे चुकाया जाएगा, करोड़ों रुपए की GST की जो नुकसान हो रहा है वो कैसे दिया जाएगा। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में भारी लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ मरीजों के परिजनों को दवाइयों के लिए भटकना पड़ता है। दवाई उपलब्ध न होने से मजबूरन उन्हें बाहर से अधिक कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक
दवाइयों की कमी होने पर इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। नहीं है तो कर जाऊँ कर दूँ के लिए यहाँ इलाज करवा रहे हूँ बीबी शुगर के। तो डॉक्टर साहब ने गोली लिखी तो यहाँ गोली नहीं मिला थे, बाहर से लेना पड़ेगा। अब क्या पता था नहीं देवा थे, यहाँ फ्री मिला थे करके वहाँ से हम तुम गाँव से यहाँ इलाज करवा रहे हैं और यहाँ मिला नहीं है, बाहर में मिले बोलते हैं। अभी हमारे पास क्या हम CGMSC से दवाइयाँ आती है हमारे हॉस्पिटल में। अभी अनुपलब्धता के कारण टोटल 154 जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो नहीं है हमारे पास, केवल 60 मेडिसिन ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण दवाइयाँ जो एकदम जरूरी है, नितांत आवश्यक है, उसको वो बाहर से लिख रहे हैं। ऐसा मैंने बुला के पूछा है तो भी बोले हैं। ये तो हमें CGMSC ही दवाई सप्लाई करती है, रेट लतीफ वहीं से हो रही है, इसीलिए हम हमारे पास जो स्टॉक में है उसी में से मेडिसिन देने के लिए हम बाध्य। वो तो गरीबों को क्या, जो भी सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनको यही की दवाई जो है फ्री में देनी चाहिए, पर अनुपलब्धता के कारण हम बाध्य हैं बाहर से लिखने के लिए। 2 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने VIP न्यूज से बातचीत की और अपनी मांग के बारे में बतलाया। अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ राजधानी रायपुर पहुंची। ये तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जो चुनाव के दौरान जो है वादा किया था उसको अब सरकार को पूरा करना चाहिए। बड़ी संख्या में जो है बरसात के समय भी महिलाएं बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर। पूरे प्रदेश भर की महिलाएं पहुंची हुई हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार को जो इन लोगों की मांगों को पूरी करनी चाहिए। और तस्वीर में ही देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जो महिलाएं पहुंची हुई हैं। क्या क्या मांगी आप लोग? हम लोग की मुख्य मांग है कलेक्टर दर की, जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने आज से 3.5 वर्ष पूर्व जो है वो लिखित में दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कलेक्टर दर का जो मांग है वो दूंगा करके, लेकिन आज 3 वर्ष 6 महीने बीतने के बाद में भी हमारी किसी भी मांग पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग इस तरीके से हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे। किन परेशानियों का इस बीच सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ना है। पोस्टर बिना मोबाइल दिए, बिना मोबाइल चार्ज के पोस्टर टेकर पेंट्री करने के लिए दबाव बना रहे सर, ये हमारी बहुत बड़ी मुश्किलों का काम है। क्या कहेंगे सरकार से आप? मैं सरकार से बस एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करें। ये इस मौसम में बहनों का दुख उनसे सहा कैसे जाता है। हम लोग इतना तीज के समय इतना धूप में हड़ताल किए, अभी इतना बरसते बारिश में हम लोग बैठे हैं, क्या उनको दया नहीं आती? नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं भूपेश बघेल, और यही नारी सम्मान है क्या? उनके घर की बेटी बहू आज रोड में उतर के बैठे हैं। तो हम चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मांग को पूरा करे कलेक्टर दर। तो देख सकते हैं प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था
उसको सरकार को निभाना चाहिए। बहरहाल आप देखने वाली बात यही होगी कि सरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ कोमल साहू, वीआईपी न्यूज, रायपुर। बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले नियम था कि बेटी अगर 10 साल की हो तो वह खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल से पहले उन्हें खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही नए नियमों के अनुसार अब तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है। एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए ही खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना को 74 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर रायगढ़ जिले में भी विद्यार्थी परिषद ने रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि इन आयोजनों के द्वारा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्र सर्वप्रथम के विचार को विद्यार्थियों के बीच ले जाने का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है। उसको देना है, स्वागत भी करेगा प्लस पढ़ना भी है थोड़ा। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस है। तो अभी हम लोग अपने 75वें, जैसे हम लोगों ने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार संघर्षों के 75 वर्ष का अनुभव कुछ और ही है और आज हम सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, हम इस स्थिति को महसूस कर सकते हैं कि आज हम कितना गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस और 75वें वर्ष के प्रवेश में आज हम इस संगठन में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और छात्र हित में समाज सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी गौठान योजना को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से लागू कर रही है और शासकीय अमला इस बात का ध्यान रख रहा है कि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो। लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कुम्हारी पंचायत के गौठान की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गायों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही इन गायों की मौत हो गई। आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से ग्रामीणों में रोष है। कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 19 वर्षीय लड़के ने अपनी बहन और मां की चाकू गोद कर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कुसमुंडा निवासी आर के दास प्रतिदिन सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं। हर दिन की तरह शुक्रवार सुबह भी वे काम पर निकल गए, जिसके बाद दोपहर में जब वे वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और घर के बाथरूम में उनकी पत्नी और बेटी की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। संदेह के आधार पर प्रार्थी के बेटे से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। जांजगीर चांपा जिले के अमलडीहा में एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंद्रपुर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी मौत थी, समझ लो भाई अभी स्थिति। गरियाबंद जिला पुलिस ने गुम हुए 52 मोबाइल को ढूंढ निकाला है और उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया है। ये मोबाइल फोन गुमने की शिकायतों के बाद साइबर सेल गरियाबंद और स्पेशल टीम की मदद से इसे बरामद किया गया।
गरियाबंद जिले में एक साल में लगभग जो विभिन्न चोरी हुए मोबाइल और गुम मोबाइल की सूचना जो मिली थी और इसकी संख्या हमारे पास लगभग 135 के आसपास है। इसमें से 52 मोबाइल आज साइबर सेल और विशेष टीम के माध्यम से यहाँ पे बरामद किया गया है, जिसमें से 32 जो जिनके मोबाइल धारक हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको मोबाइल उनको सुपुर्द किया गया है। बचे 20 लोग हैं, उनको भी 1-2 दिन में बुला कर को सुपुर्द किया जाएगा। एक अच्छी उपलब्धि है कि एक साल से गुमे हुए मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल में से 52 मोबाइल रिकवरी करना, इसके लिए साइबर सेल और हमारे पूरी टीम जो इस पर मेहनत की है, इसको खास करके उड़ीसा प्रांत से भी लाए हैं, रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद आदि जिलों से बरामद कर लाया है। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त को बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। सिनेमा के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अभिनय से लेकर निर्देशन, कोरियोग्राफी और फिल्म निर्माण में अपना लोहा मनवाया। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त का बचपन बेहद गरीबी और तकलीफों में बीता था, तो उनका अंत भी काफी दुखद हुआ था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशनुमा बीत रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अभिनेत्री आई जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से गुरुदत्त साहब का जीवन बदल गया। भारतीय फिल्म जगत की आकाश गंगा का अगर किसी को ध्रुव तारा कहा जाता है तो वो है संजीव कुमार। गुजराती परिवार में जन्मे संजीव जी का असल नाम हरिभाई जरीवाला था। उन्होंने कई बॉलीवुड में ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जिस तक पहुंच पाना अभी भी असंभव लगता है। उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। कोशिश फिल्म में उन्होंने गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया था। शोले फिल्म में ठाकुर का चरित्र उनके अभिनय से अमर हो गया। 9 जुलाई 1938 को जन्मे संजीव आजीवन कुंवारे रहे और मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1985 में हृदय गति रुक जाने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली दादा की बात आती है तो सभी के सामने लॉर्ड्स का वह दृश्य सामने आ जाता है जिसमें वे अपना शर्ट निकालकर लहराते हैं और अपनी जीत, अपनी टीम के हौसले अफजाई में लगे रहते हैं। प्रशंसक उन्हें दादा के नाम से जानते हैं। 8 जुलाई को दादा ने अपने जीवन का अर्धशतक यानी 50 साल पूरे कर लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा देश विदेश के क्रिकेट प्रशंसकों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।